दोस्तों हाजिर हूं एक और वीडियो रिपोर्ट लेकर और अपने पंजाबी के सभी दर्शकों से एक बार फिर माफी, क्योंकि आज की रिपोर्ट फिर हिंदी में बनाऊंगा। इसका एक बहुत बड़ा कारण है। यह रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। सिद्धू मूसेवाला की हत्याकांड से जुड़ी हुई उन रिपोर्ट जिसको हम एक ज्यादा बड़े दायरे के अपने व्यूअर्स तक पहुंचाना चाहते हैं, उनकी सहूलत के लिए इस रिपोर्ट को मैं हिंदी में बना रहा हूं। तो एक बार फिर पंजाबी दर्शकों से माफी। आज की रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इस रिपोर्ट को अंत तक देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि सिद्धू मूसेवाला की जो हत्या है, जिसको हम एक बहुत बड़े सिंगर, गायक, रैपर की हत्या मानते हैं, वो एक क्लाइमैक्स है। इनफैक्ट क्लाइमैक्स के आगे भी अभी बहुत सी वारदातें शायद बाकी हों। लेकिन पिछले एक साल में पंजाब में पिछले एक साल जून 2021 से लेकर जून 2022 तक जो कुछ हुआ है, उन 8 से 9 बड़े हत्याकांड या फिर घटनाओं की मैं बात आज आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूं, जिसको समझना और जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। बहुत से लोगों ने कहा कि सिद्धू मूसेवाला की जो मौत है, इसके पीछे की जो गहरी राजनीतिक साजिश है, और इस मुद्दे को गैंग वॉर कहकर मुद्दे को डाइवर्ट ना किया जाए, सरकारी फेलियर पर पर्दा ना डाला जाए, भगवंत मान के फेलियर पर, या फिर किसी ऐसी संभावित ताकत जो कि पंजाब का अमन खराब करना चाहती है, पंजाब में हालात को बिगाड़ना चाहती है, उनको क्या हम इस सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड को एक गैंग वॉर का नतीजा बताकर असल मुद्दे से भटक रहे हैं। ऐसे बहुत से लोगों के विचार हैं। तो आज मैं उन कंसर्न्स को एड्रेस करना चाहता हूं, क्योंकि आज की कुछ महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स हैं। इससे पहले कि मैं अपनी इस रिपोर्ट के मेन हिस्से पर आऊं, मैं सबसे पहले आज लॉरेंस बिश्नोई की जो एक बहुत ही अल्ट्रा हाई सिक्योरिटी, एक बुलेट प्रूफ स्वॉट ट्रक के बीच जो उनको लाया गया, जिस तरीके से सैकड़ों की गिनती में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के जवानों ने उनको घेर रखा था और अदालत ने 5 दिन के और उनको दिल्ली पुलिस के रिमांड पर भेज दिया। यानी कि एक आर्म्स एक्ट और एक और छोटे मोटे मुकदमे में उनकी अब ये पुलिस की जो रिमांड है वो 10 दिन तक हो गई है। मैंने अपनी पिछली रिपोर्ट्स में सवाल उठाया था कि पंजाब पुलिस ने जो हाईकोर्ट में अब तक उनका जो पंजाब सरकार का पक्ष है, उसके मुताबिक अभी तक लॉरेंस बिश्नोई इस केस में नामजद ही नहीं किया गया। सो उसको पंजाब पुलिस की रिमांड में लाने का तो मतलब ही इस वक्त पैदा होता नजर नहीं आ रहा है। सो क्या पंजाब पुलिस इंतजार कर रही है कि दिल्ली पुलिस अपनी उस शाही रिमांड को, जो कि 5 दिन से बढ़कर 10 दिन तक हो चुकी है, उसको पूरा करे और उसके बाद फिर पंजाब पुलिस इसके बारे में सोचे कि लॉरेंस बिश्नोई को लाना है या नहीं लाना है। खैर, मैं लॉरेंस बिश्नोई को इतना महत्वपूर्ण नहीं मानता हूं। उसका सिंपल कारण है, एक बड़ा कारण है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई जो बातें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो दावे कर रहा है और जो वो बातें अदालत में कह रहा है, चाहे उसने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में बोली, चाहे उसने दिल्ली हाईकोर्ट में बोली, या फिर अब वो दिल्ली की इस विशेष अदालत के सामने जिसने उसके 5 दिन की रिमांड बढ़ाई है, जो कुछ भी बोल रहा है उसमें बहुत फर्क होना स्वाभाविक है। और इस चीज का जिक्र मैंने 29 मई को कर दिया था कि लॉरेंस बिश्नोई पर अगर फोकस करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठा है। जेल से बैठकर वो अपना गैंग कैसे चला सकता है, ये मैंने सवाल उस दिन खड़ा किया था। और आज लॉरेंस बिश्नोई के वकील ठीक इसी तर्क को अदालत के सामने देते हुए नजर आए। और लॉरेंस बिश्नोई के वकीलों ने यहां तक बोला कि दिल्ली पुलिस ने अब तक सिद्धू मूसेवाला की हत्या से जुड़ी कोई भी पूछ पड़ताल बिश्नोई से नहीं की है, ना ही अदालत में इसके संबंध में कोई भी तथ्य रखा है, जिसका मतलब यह है कि लॉरेंस बिश्नोई से सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बारे में पूछताछ हो ही नहीं रही है। ये बात आम लोगों को परेशान कर सकती है, लेकिन मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है और मेरे लिए कोई सरप्राइज नहीं है, क्योंकि मैंने पहले आपको बता दिया था कि लॉरेंस बिश्नोई पर फोकस करने से कुछ नहीं मिलेगा। अदालत में उसके खिलाफ कोई भी सबूत, उसकी जो प्रेजेंस है जेल में, उसकी उपस्थिति, उसके पास जेल में किसी भी मोबाइल होने की संभावना का ना होना, ये सभी ऐसी बातें हैं जो कि अदालत में खड़ी नहीं होती। सो पुलिस, पंजाब पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, किन बातों पर अपने उस इन्वेस्टिगेशन को आधारित रखेगी, ये बहुत बड़े सवाल है। अगर किसी पे फोकस करना है तो आपको गोल्डी बराड़ पे फोकस करना पड़ेगा। कुख्यात गैंगस्टर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हैंडलर गोल्डी बराड़ का मुझसे फोन पे किया गया हुआ एडमिशन, जो कि मैंने आपके सामने 29 मई की देर रात रखा था, वही सबसे महत्वपूर्ण बातचीत है, जो कि एक इंपॉर्टेंट एविडेंस भी है और एक बहुत बड़ी बातचीत भी है। खैर, आज मैं इन चीज़ों पर आपको थोड़ा सा इसलिए ले जाना चाहता था क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई की इस
अल्ट्रा हाई सिक्योरिटी में जो पेशी हुई उस पर जो सवाल उठ रहे हैं उनको काफ़ी हद तक पंजाब पुलिस को, पंजाब सरकार को एड्रेस करने की ज़रूरत है कि लॉरेंस बिश्नोई का रिमांड अगर वो लेना चाहते हैं, अगर उससे वो पूछताछ करना चाहते हैं, अगर वो उसको एक संदिग्ध मानते हैं तो वो उसकी रिमांड हासिल करने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। अब लॉरेंस बिश्नोई की रिमांड पंजाब पुलिस को चाहिए हो या ना चाहिए हो, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब पुलिस की रिमांड से डर जरूर लगता था। इसी कारण वो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट गया, उसने अपनी पिटीशन डाली जो कि प्रीमेच्योर होने की वजह से टेक्निकल ग्राउंड्स पर रिजेक्ट हुई। इसके पीछे कोई भी मेरिट नहीं है। जब ये रिमांड खत्म होगा तो दोबारा नए सिरे से अदालत में सब कुछ शुरू होगा। लेकिन आज की रिपोर्ट का असल जो हमारा शीर्षक भी है और हमारी इस रिपोर्ट का जो सब्जेक्ट भी है वो है पंजाब में पिछले 1 साल का गैंग वॉर जो चला है। दविंदर बंबीहा, लकी पटियाल गैंग और लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ और उसके साथ के जो गैंगस्टर है काला जठेड़ी वगैरह, इनका जो गैंग वॉर चला है जो कि पंजाब की धरती पर, यानी कि पंजाब में जो कत्ल हुए हैं, मैं ऐसे तकरीबन 8 से 9 कत्ल जो हैं, 9 वारदातें हैं जिसमें दविंदर बंबीहा और लक्की पटियाल गैंग का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। क्योंकि आप में से बहुत लोगों ने भी ये सवाल उठाए और ये चीज सबके जहन में होनी बहुत स्वाभाविक है कि इसको हम गैंग वॉर कैसे मानते हैं, ये गैंग वॉर का एक क्लाइमैक्स कैसे माना जा सकता है। इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता कि सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा से खिलवाड़ हुआ, उसको डाउनग्रेड करके उसकी जान को जोखिम में पंजाब सरकार के उस वाहियात फैसले ने डाला जो कि उन्होंने उस सिक्योरिटी जो सूची थी उसको पब्लिक करके किया। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के पीछे एक बड़ी साजिश हो सकती है। अकेला गैंग वॉर नहीं बल्कि इन गैंगस्टरों का इस्तेमाल कर बड़ी ताकतों ने भी पंजाब का माहौल खराब करने के लिए सब कुछ किया हो सकता है। लेकिन क्योंकि जब हम पंजाब में पिछले 12 महीने की गैंग वॉर की टाइमलाइन को देखते हैं, उन घटनाओं की डिटेल्स में जाते हैं, फाइनल पॉइंट्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तब हमें एक अलग चीज समझ में आएगी। और ज्यादातर लोग, ज्यादातर मीडिया चैनल और ज्यादातर जो पत्रकार भी हैं इस ट्रेंड को नहीं दिखा पा रहे हैं। सो मैं इस ट्रेंड को आपके सामने इस ऐतिहासिक संदर्भ में, यानी कि कॉन्टेक्स्ट में, जो ज्यादा लंबा चौड़ा इतिहास नहीं, हालांकि मैंने अपनी पिछली रिपोर्ट्स में 2016 से 2022 तक के अलग पंजाब के अलग जो बड़ी गैंग वॉर की घटनाएं थी, गैंग्स के आपसी जो गैंग वॉर थी उसका जिक्र किया, लेकिन इस रिपोर्ट में मैं सिर्फ जून 2021 से जून 2022 में तक फोकस करूंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी आज की इस रिपोर्ट को आगे बढ़ाऊं, मैं बात जरूर करना चाहूंगा संदीप नंगल अंबिया, इंटरनेशनल कबड्डी सितारे, जिनकी हत्या 14 मार्च 2022 आज से कुछ महीने पहले की गई थी और इस हत्या की जिम्मेवारी लकी पटियाल और बंबीहा गैंग ने ली थी। जलंधर के पास मल्लियां खुर्द गांव में एक चलते हुए कबड्डी टूर्नामेंट, सर्कल स्टाइल कबड्डी टूर्नामेंट में संदीप नंगल अंबिया को गोलियों से भून दिया जाता है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से विक्की मिड्डू खेड़ा को मारा गया था या जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाला को मारा गया। क्योंकि संदीप नंगल अंबिया इस पूरी की पूरी गैंग वॉर की जो सीरीज का एक और ऐसा विकेट था, एक ऐसा टारगेट था, एक ऐसा निशाना था जिसको किसी ना किसी गैंग ने निशाना बनाया, इसलिए उसका जिक्र आज जरूरी है। और पंजाब पुलिस ने आज तक उसके 9 हमलावरों को, उसके जो कातिल हैं, उसकी साजिश रचने वाले लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक विकास माले, जिसकी गिरफ्तारी की सूचना पंजाब पुलिस ने आज दी है। हालांकि दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल 23 अप्रैल 2022 से ही इसको गिरफ्तार करके बैठा है। सो संदीप नंगल अंबिया के हत्याकांड की पूरी बातचीत इस गैंग वॉर की सीरीज से कैसे जुड़ती है, वो मैं आज आपके सामने जून 2021 की वारदातों से सिलसिलेवार ढंग से लेके आगे शुरू करता हूं। सबसे पहले हम जून 2021 पे आते हैं। ये वो महीना था जिस महीने में जलंधर में एक कांग्रेस के लीडर, जो कि बेसिकली एक क्रिमिनल था, एक ऐसा सजायाफ्ता मुजरिम जिसने कि एक बच्चे के अपहरण में 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। साल 2007 और 8 का यह केस था जिसमें कि फिरौती लेने के इल्जाम में उसको उम्र कैद की सजा हुई थी। पैरोल पे वो बाहर आया हुआ था, लेकिन 2021 के जून के आखिरी कुछ दिनों में उसको गोलियां मार दी गई। जलंधर में उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई, जिसकी जिम्मेवारी दविंदर बंबीहा और लक्की पटियाल गैंग ने ली। और आपको यह बता दें कि आज जिस खुलासे को संदीप नंगल अंबिया के केस में किया गया जलंधर पुलिस द्वारा, विकास माले ही वो एक शूटर था, शार्प शूटर था, जो कि सुखमीत डिप्टी के हत्याकांड में इन्वॉल्व था। ये थी हत्या नंबर 1, जो कि गैंग वॉर सीरीज के पिछले 1 साल की मैं बात कर रहा हूं, उससे पिछले सालों में मैं नहीं जा रहा हूं। उससे कुछ हफ्ते बाद जुलाई के महीने में, जुलाई 2021 में एक और बड़ा मर्डर होता है। यह मर्डर होता है कुलवीर नरवाणा, जो कि एक गैंगस्टर टर्न्ड सोशल एक्टिविस्ट थे। कुलवीर नरवाणा के बारे में मैंने परसों की अपनी रिपोर्ट में बातचीत की थी।
वो एक जिंदगी में अपने सुधार चाहते थे और गैंगस्टर्स की दुनिया से हट के वो सोशल लाइफ में आ रहे थे। लेकिन सिद्धू मूसेवाला के साथ भी उनके कुछ मतभेद थे, लेकिन उनको जुलाई के पहले हफ्ते में निशाना बनाया जाता है मनदीप मन्ना, जो कि किसी समय उनका ही साथी रहा था। हालांकि इसको भी गैंग वॉर की सीरीज में देखा जाएगा, लेकिन इस मर्डर को मैं थोड़ा सा अलग लेकर चलूंगा। कुलवीर नरवाणा की हत्या से जुड़े हुए 2 और मर्डर केस है, जिसकी बात मैं बाद में करूंगा। लेकिन अगले महीने यानी कि जुलाई 2021 का अगला महीना अगस्त 2021 है, जिसमें विक्की मिड्डू खेड़ा को गोलियों से भून दिया जाता है। यह हत्याकांड मोहाली में होता है। विक्की मिड्डू खेड़ा को मारने वाला जो गैंग होता है वो लक्की पटियाल का गैंग होता है, यानी कि देवेंद्र बंबिहा और लक्की पटियाल, जो कि इस हमले की जिम्मेवारी भी लेते हैं। यह तीसरी बड़ी हत्या थी। आपने देखा कि जून 2021 में सुखमीत डिप्टी, जुलाई 2021 में कुलवीर नरवाणा, अगस्त 2021 में विक्की मिड्डू खेड़ा। इसके कुछ महीने बाद यानी कि जनवरी 13 या 14 की घटना है, साल 2022 जब चढ़ चुका होता है, कुलवीर नरवाणा के 2 बहुत करीबी लोग, जिसमें से कि मनप्रीत छल्ला और मनप्रीत विक्की, ये 2 ऐसे साथी होते हैं जो कि कुलवीर नरवाणा के गैंग को टेक ओवर करते हैं। इनकी हत्या कर दी जाती है और इनको जब गोलियां पंजाब में मारी जाती हैं, एक भोग सेरेमनी के दौरान इनको निशाना बनाया जाता है। किसके द्वारा? विकास माले के द्वारा। विकास माले किसका शूटर है? विकास माले लक्की पटियाल और देवेंद्र बंबिहा गैंग का शूटर है। सो विकास माले ने आज जलंधर पुलिस के सामने 3 बड़ी हत्याएं या 3 गैंग वॉर के तहत लोगों को निशाना बनाए जाने की जो बात है उसको कबूला है। ये उसका कबूलनामा है जो कि जलंधर पुलिस के सामने उसने किया है। इन 4 अलग अलग गैंग वॉर की घटनाओं में 5 लोगों की मौत, इनमें से 4 लोगों की मौत की जो जिम्मेवारी थी या जो गैंग इसके पीछे था वो लक्की पटियाल का, देवेंद्र बंबिहा का गैंग था, जिसमें से 3 वारदातों को विकास माले नाम के गुड़गांव बेस इस गैंगस्टर ने, जो कि बेसिकली एक शूटर है, जो कि दिल्ली पुलिस द्वारा अप्रैल 2022 में पकड़ा गया है, उसने खुद कबूला है। इसके बाद मैं संदीप नंगल अंबिया की 14 मार्च 2022 की घटना पे आऊंगा। संदीप नंगल अंबिया की हत्या की जाती है और वो भी जो जिम्मेवारी है देवेंद्र बंबिहा या लक्की पटियाल गैंग ही लेता है। आप इस चीज को मान के चलिए कि पंजाब में लगातार एक के बाद एक हो रही इस गैंग वॉर की घटनाओं में निशाने पर कौन लोग थे? निशाने पर कुछ गैंगस्टर थे, या निशाने पर कुछ कबड्डी के सितारे थे, या निशाने पर विक्की मिड्डू खेड़ा जैसे लोग थे, और हमला करने वाला गैंग था लक्की पटियाल और देवेंद्र बंबिहा का। आपके सामने स्थिति स्पष्ट है। 5 अलग अलग घटनाओं की मैं बात कर चुका हूं। इसके आगे बढ़ते हैं। जून 2021 से सुखमीत डिप्टी की हत्या से लेकर मार्च 14, 2022 की संदीप नंगल अंबिया की हत्या, इन सभी हत्याकांडों या वारदातों में जो निशाने पर लोग थे वो लॉरेंस बिश्नोई या गोल्डी बराड के साथ किसी ना किसी तरीके से संबंधित थे। संदीप नंगल अंबिया की बात कर ले तो संदीप नंगल अंबिया बेसिकली एक नई बनी 2019 में नई उभरी मेजर लीग कबड्डी के मेन मैनेजर थे। बड़े और चोटी के स्टार खिलाड़ियों को इस कबड्डी लीग के लिए इकट्ठा करने का काम संदीप नंगल अंबिया करते थे, और इसी कबड्डी लीग के लिए खेलने वाली टीम्स में से एक टीम थी जग्गू भगवानपुरिया की, यानी कि गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया, जो कि लॉरेंस बिश्नोई का साथी बताया जाता है। उसकी टीम भगवानपुरिया लॉयंस। तो इस पूरी की पूरी मेजर लीग कबड्डी के पीछे जग्गू भगवानपुरिया था। जेल से बैठ के टीमों को सेट करने, खिलाड़ियों का चयन करने में जग्गू भगवानपुरिया की भूमिका आती थी। जेल से फोन लगाकर वो कबड्डी खिलाड़ियों को धमकाता था। कुछ कबड्डी खिलाड़ियों पर गोलियां भी 2019 के साल में चली। सो इस सब के चलते हुए संदीप नंगल अंबिया एक ऐसा टारगेट था जिसको निशाना बनाने से मेजर लीग कबड्डी और जग्गू भगवानपुरिया के बिजनेस इंटरेस्ट को डायरेक्टली हिट किया जा सकता था, और यही कारण था कि लक्की पटियाल और देवेंद्र बंबिहा गैंग ने उसको निशाना बनाया। अंडरवर्ल्ड गैंगस्टरों के साथ संदीप नंगल अंबिया का कुछ भी लेना देना नहीं था। और बाद में उन शूटरों में अब विकास माले का नाम आया है, जो कि अलग अलग वारदातों में पहले ही पंजाब के इन इलाकों में वांटेड है। इन इलाकों में बड़ी कुख्यात घटनाओं को अंजाम ये दे चुका है। गैंग वॉर में एक के बाद एक अपने साथियों को, अपने कुछ सहयोगियों को, एसोसिएट्स को या फिर गैंगस्टरों को खोने वाला लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड का जो गैंग था वो लगातार बदला लेने की फिराक में था और एक बहुत हाई प्रोफाइल टारगेट वो चूज करना चाहता था।
सिद्धू मूसेवाला वो टारगेट होगा, इस चीज का किसी को भी इल्म नहीं था। हालांकि सिद्धू मूसेवाला निशाने पर था, उसको लगातार धमकियां मिल रही थी, उससे रंगदारी की मांग की जा रही थी, उसकी सिक्योरिटी को थ्रेट था, पहले भी उसको निशाना बनाया जा सकता था। शाहरुख एक ऐसा गैंगस्टर जिसको कि दिल्ली पुलिस ने हाल ही में गिरफ्तार किया था, उससे जो पूछताछ हुई उसके बेसिस पर जो इंटेलिजेंस इनपुट जनरेट हुआ उसमें इस चीज का खुलासा हुआ था कि सिद्धू मूसेवाला को निशाना बनाया जाएगा, बनाया जा सकता है, टारगेट बनाया जा सकता है। और इस इनपुट को बताया जाता है कि पंजाब पुलिस को भी भेजा गया था, लेकिन इसके बावजूद सिद्धू मूसेवाला निशाना बने। अब जो लोग बात करते हैं वो ये तो कहते हैं कि इंटेलिजेंस में चूक हुई, इंटेलिजेंस का फेलियर था, लेकिन इस चीज को कोई डिस्कस नहीं करता कि आखिर वो इंटेलिजेंस इनपुट जो शाहरुख ने प्रोवाइड की थी वो थी क्या। किन लोगों से सिद्धू मूसेवाला को खतरा था, किस पार्टी से, किस राजनीतिक ताकत से उसको खतरा था। इस चीज के मोटिव बहुत सी पार्टियों के साथ, बहुत सी ताकतों के साथ जोड़े जा सकते हैं, लेकिन असल में सिद्धू मूसेवाला को क्या उन गैंग से खतरा था जो कि लगातार अपने गैंग्स के मेंबर, अपने साथियों, अपने बिजनेस एसोसिएट्स को एक के बाद एक इस गैंग वॉर में मरता हुआ देख रहे थे। 5 से 6 वारदातें जो पंजाब में बड़ी पिछले 11 साढ़े 11 महीनों में हुई है, उसमें लकी पटियाल और देविंदर बंबीहा का गैंग हावी था। यह कारण था विक्की मिड्डू खेड़ा को एक बहाना बनाकर या उसकी हत्या के पीछे सिद्धू मूसेवाला के एक कथित मैनेजर शगनप्रीत की भूमिका का एक बेस बनाकर, एक जरिया बनाकर सिद्धू मूसेवाला को उस टारगेट के लिए चुना गया और उस पर यह हमला किया गया, जिसकी जिम्मेवारी गोल्डी बराड़ ने टेलीफोन पर मेरे साथ बातचीत में ली है। अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि जून 2021 से जून 2022 तक हम सुखमीत डिप्टी की हत्या देखते हैं, कुलबीर नरवणा की अपनी हत्या और उसके 2 और गैंग के मेंबरों की विकास माले द्वारा हत्या। ये सभी हत्याओं को विकास माले मान रहा है। संदीप नंगल अंबिया की हिट विकास माले किसके लिए? बंबीहा गैंग के लिए, पटियाल गैंग के लिए। इन सभी घटनाओं के बाद लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ इस चीज के लिए डेस्परेट थे। वो इस चीज के लिए एक बड़े हिट को, एक बड़े टारगेट को चुनना चाहते थे, जिसको कि उन्होंने सिद्धू मूसेवाला के रूप में चुना। क्या यह वजह नहीं अपने आप में पर्याप्त की? गैंग्स वॉर की इस सीरीज में एक गैंग लगातार पंजाब में हावी हो चुका था, दूसरे गैंग पर वो एक के बाद एक बड़े हमले कर रहा था। और मैं आपको यह बता दूं कि जो लोग जानते नहीं हैं, पंजाब या चंडीगढ़ के सर्किट में विक्की मिड्डू खेड़ा कोई छोटा नाम नहीं था। विक्की मिड्डू खेड़ा का पॉलिटिकल जो सर्कल था उसमें वो एक बहुत बड़ा और इन्फ्लुएंशियल किरदार था। संदीप नंगल अंबिया इंटरनेशनल कबड्डी सर्किट का सुपरस्टार था और पूरी दुनिया, विश्व जगत में उसकी मौत के बाद ऐसा सन्नाटा और ऐसा शोक की लहर जो देखी गई, तकरीबन उसी तरीके से जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद हुआ है। और ये दोनों लोग, विक्की मिड्डू खेड़ा और संदीप नंगल अंबिया, बेसिकली सॉफ्ट टारगेट थे, जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाला एक सॉफ्ट टारगेट था। जब हम इस पूरी की पूरी गैंग वॉर की सीरीज को एग्जामिन करते हैं, उस फ्रस्ट्रेशन की बात करते हैं जो कि अलग अलग गैंग्स में पनप रही थी। कोई बड़ा टारगेट नहीं कर पा रहा था लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ का गैंग, उनको कोई बड़ा टारगेट मिला ही नहीं। एक मोहित राणा को उन्होंने हिट किया, एक उन्होंने ये जो मार्च के एंड में पेंटे को मारा, लेकिन ये ऐसे टारगेट थे जो कि खुद आपराधिक लोग थे, क्रिमिनल्स थे। गैंग वॉर का ये नतीजा था, लेकिन इन हत्याओं से इनका वो बदला पूरा नहीं होता था जो कि विक्की मिड्डू खेड़ा और संदीप नंगल अंबिया के लिए ये लोग लेना चाहते थे। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात ये रही कि इस गैंग वॉर की चल रही सीरीज को हम सब, पंजाब पुलिस, पंजाब सरकार देख रही है। ये घटनाएं, ये वारदातें, ये गैंग वॉर, ये हत्याएं तब हो रही थी जब पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह 3000 से ज्यादा गैंगस्टरों को जेल में डालने का दावा कर रहे थे। बड़े बड़े जयपाल भुल्लर जैसे, विक्की गौंडर जैसे जो गैंगस्टर थे पंजाब में, उनको पुलिस एनकाउंटर्स में ढेर कर दिया गया था। पंजाब का संगठित अपराध जो विंग है पंजाब पुलिस का, वो बहुत ही तेजी से काम कर रहा था। लेकिन इस सब के बावजूद मैंने आपको पिछले 11 महीने की 5 या 6 बड़ी वारदातें, जिसमें बंबीहा और पटियाल गैंग हावी रहा, लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी बराड़ गैंग कमजोर रहा, लेकिन फाइनली उन्होंने सिद्धू मूसेवाला में वो टारगेट ढूंढ लिया जिसको खत्म करने के बाद, मारने के बाद उनको उस स्तर की पब्लिसिटी भी मिलती थी और उनका वो बदला भी कुछ हद तक पूरा होता था। इन गैंग्स की नज़र में इसको बदला लेना कहते हैं। इस चीज़ को बिल्कुल रूल आउट नहीं किया जा सकता कि इन गैंगस्टर्स को, इन गैंग्स को इस्तेमाल किया गया। कोई ताकत, कोई बड़ी ताकत, विरोधी लॉबी, कोई मुकाबले के कुछ सिंगर्स भी इस तरीके की हत्याएं करवा सकते हैं,
सिर्फ पॉलिटिकल स्फीयर की तरफ ना देखा जाए, ये ना सोचा जाए कि राज्य सरकार या केंद्र की कुछ एजेंसियां या कोई ऐसी ताकतें जो कि पंजाब का माहौल बिगाड़ना चाहती हैं, उन लोगों ने करवाया हो सकता है। ये एक कंपटीशन का यानी कि मुकाबलेबाजी का नतीजा भी हो सकता है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जिस गैंग वॉर की सीरीज का मैंने जिक्र किया उसको समझना जरूरी है। अगर आप जून, जुलाई, अगस्त में 3 बड़े हत्याकांडों की बात नहीं करते हैं, जनवरी में जो डबल मर्डर बठिंडा में होता है उसका जिक्र नहीं करते हैं, संदीप नंगल अंबिया की हत्या का जिक्र नहीं करते हैं, पेंटा का मर्डर, मोहित राणा का अंबाला में जो मर्डर हुआ, इन सब चीजों, उन घटनाओं को नहीं देखते हैं, तब तक आपको ये स्थिति और इस गैंग वॉर की सीरीज के बारे में कोई भी समझ नहीं लगेगी। हालांकि इस गैंग वॉर की आड़ में क्या सिद्धू मूसेवाला के जो दुश्मन थे उन्होंने उसको निशाना बनाया, ये एक बड़ा सवाल है, इन्वेस्टिगेशन का सवाल है। उम्मीद तो हम सबको ये करने की जरूरत है कि जो भी तफ्तीश एजेंसी, जांच एजेंसी इस मामले की पड़ताल करे, वो इस आपराधिक साजिश के साथ साथ इस गैंग वॉर की ट्रेल को भी एग्जामिन करे और इस चीज को समझने की भी कोशिश की जाए। सिर्फ कुछ सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन के बेस पे कोई भी तफ्तीश या कोई भी जो एनालिसिस है वो मुकम्मल नहीं हो सकता। सो अगर इंटेलिजेंस का फेलियर है, इंटेलिजेंस इनपुट्स थी, तो इस चीज को भी पब्लिक डोमेन में लाना जरूरी है कि इंटेलिजेंस इनपुट में संभावित हमलावर कौन थे, क्या वो कुछ गैंगस्टर्स थे या फिर कुछ और शक्तियां। ये सभी चीजों पर पर्दा उठना थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, लेकिन तफ्तीशें जरूर होंगी। अभी शूटर पकड़े जाने बाकी हैं। जिस तरीके से संदीप नंगल अंबिया की हत्या के तकरीबन 3-3.25 महीने के बाद स्थिति साफ होती हुई नजर आ रही है, वो शूटर पकड़े जा चुके हैं, वो प्लानर्स पकड़े जा चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों को भी जल्द ही धर दबोचा जाएगा। और असल मास्टरमाइंड कौन है, क्या वो गोल्डी बराड़ जो कि इसकी जिम्मेवारी ले रहा है, या वो लॉरेंस बिश्नोई जो कि सोशल मीडिया पर इसकी जिम्मेवारी लेकर अदालतों में इस घटना के पीछे अपनी किसी भी इन्वॉल्वमेंट से मुकर रहा है, क्या वो लोग इन्वॉल्व हैं या फिर कुछ और गैंगस्टर, कोई और शक्तियां इस पूरी की पूरी घटना के पीछे इन्वॉल्व है। ये सभी चीजें एग्जामिन करने वाली हैं। इस चीज के लिए हमें थोड़ा बहुत इंतजार करना पड़ेगा। बहरहाल आज की रिपोर्ट में मैं यही बातचीत आपसे करना चाहता था। सो होपफुली ये सभी चीज़ों को, इन सभी केसेस को जब हम क्लब करके एक सीरीज के रूप में इन गैंग मर्डर्स को, इन हत्याओं को जो कि गैंग वॉर्स में पंजाब में हुई हैं, उनको देखते हैं, तब तस्वीर थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर तरीके से हमारे सामने आ पाती है, थोड़ी और क्लैरिटी आती है। आज की रिपोर्ट यहीं तक। एक और रिपोर्ट लेके जल्दी फिर हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। रितेश लखिया अनप्लग्ड से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।